हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट पर्सन के पास भी अथॉरिटी है, कुछ सर्कमस्टेंसेस पे वो अरेस्ट कर सकता है। वो सर्कमस्टेंसेस कौन सी होती है? जब प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में कोई व्यक्ति जो होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है। ठीक है, एंड लगा हुआ है, जहाँ पे एंड और होता है वहाँ पे संभल के पढ़ना होता है। तो यदि प्राइवेट पर्सन की उपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो वो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर के पास, यदि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन वहाँ लेके जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जिस पुलिस ऑफिसर के समक्ष उसको लेके जाया जाता है, यदि उन्हें लग रहा है कि वो व्यक्ति जो होता है सेक्शन 41 के अंतर्गत आ रहा है, सेक्शन 41 में जो भी सर्कमस्टेंसेस और चेक लिस्ट है उसके अंतर्गत आ रहा है, तो उसको रीअरेस्ट करेगा। यदि पुलिस अफसर को लगता है कि विश्वास करने का कारण है कि नहीं, उस व्यक्ति ने जो है कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है लेकिन उसका नाम पता बताने पर वो मना कर देता है, तो सेक्शन 42 की प्रोसीजर अपनाई जाती है। जैसे कि हमने सेक्शन 42 में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नाम पता बताने से मना करता है तो पुलिस अफसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है जब तक उसका नाम पता नहीं पता चल जाता है। और जैसे उसका नाम और पता चल जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा बॉन्ड पे, है ना, उसके बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। और अगर 24 घंटे में नहीं पता चलता है तो क्या किया जाता है? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास जुडिक्शन वहाँ पर उसको दे दिया जाता है। तो ये कंडीशन जो है इसको फॉलो की जाती है। और यदि पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं हुआ है, तो क्या करेगा? उसको तुरंत जो है वहाँ पे छोड़ देगा। इसके पश्चात होता है सेक्शन जो है 44 आता है, जिसमें बोला जाता है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों का इंपॉर्टेंट रहती है। पहली बात तो किसी भी प्रकार का ऑफेंस होता है, यहाँ पे एनी ऑफेंस लिखा हुआ है, ये ध्यान देने योग्य। कोई कॉग्निजेबल बस की बात नहीं करी है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों की बात की जा रही है। इसके अलावा ये मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट कोई दूसरा जो है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो, उनकी उपस्थिति में होना आवश्यक है। तीसरा लोकल जुडिक्शन होती है। लोकल जुडिक्शन इंपॉर्टेंट है। उनके लोकल जुडिक्शन में कुल मिला के अगर चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो, यदि उनके लोकल जुडिक्शन में किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो वो चाहे तो खुद अरेस्ट कर सकते हैं या किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उसको अरेस्ट करे। ठीक है, इसके पश्चात बेल के अधीन रहते हुए वह जो उन्हें कस्टडी में भेज देंगे। सबसेक्शन 2 को देखेंगे तो सबसेक्शन 2 बस ये बताता है कि जिस टाइम पे उन्होंने ये डायरेक्शन दिया उस टाइम पे वो उस सर्कमस्टेंसेस पे उस टाइम पे वो वारंट देने के लिए भी हो। जैसे नॉन कॉग्निजेबल है तो वारंट भी इशू कर सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकते हैं वारंट के माध्यम से। तो ये चीज़ बोलता है कि वारंट के लिए भी वो कंपीटेंट है उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने जो है इस तरह का ऑर्डर दिया था। ठीक है, आप जो है सेक्शन 45 पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। यहाँ पे बस इतना पढ़ने वाला है कि जो भी आर्म फोर्सेस होते हैं अगर उन्होंने इन डिस्चार्ज ऑफिस ड्यूटी कोई काम किया है तो उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट नहीं मिल जाती। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी आर्म फोर्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट की है और जिसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस जिसको चार्ज किया गया है विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और इन डिस्चार्ज ऑफिस ड्यूटी यदि वो काम करते हैं तो उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब स्टेट गवर्नमेंट की जब तक परमिशन नहीं मिल जाती है। फिर सेक्शन 46 बताता है अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो अरेस्ट जो है जो पुलिस ऑफिसर है कोई भी व्यक्ति हो, दो प्रकार से टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड। उस व्यक्ति की बॉडी को जो होता है टच और कन्फाइन करके, टच मतलब होता है उसका हाथ पकड़ लिया तो टच हो गया, कन्फाइन चारों तरफ से घेर लिया, इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह वो अरेस्ट कर सकता है। कब तक अरेस्ट करेगा? जब तक बाय वर्ड मतलब जब तक शब्दों से उसने अपने आप को सरेंडर ना कर दिया हो या एक्शन से। अब वर्ड और एक्शन का मतलब ये होता है, जैसे बोला यू आर अंडर अरेस्ट तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं आप कुछ नहीं करूँगा, बाय वर्ड। ठीक है, एक्शन का मतलब हो गया कि उसने हथियार फेंक दिए, खड़ा हो गया कि हाँ ठीक है आप पकड़ के ले जाइए। ठीक है, जैसे आपने मूवियों में देखा होगा कि यू आर अंडर अरेस्ट, अपना आप जो है चारों तरफ से पुलिस ऑफिसर के द्वारा घेर लिया गया है, आप अपने अपने हथियार फेंक दीजिए। तो आपने जो हथियार फेंक दिया ये आपका एक्शन था कि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये बोलता है। अब जब इसका प्रोवाइडर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडर आप देखोगे तो उसमें लिखा है ऑरल इंटीमेशन ऑफ द अरेस्ट शैल बी प्रिजम, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ ऑरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट की बात कर रहा है कि यदि वुमेन को अरेस्ट करने जाना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वुमेन को अरेस्ट करने के लिए आपको जो है उसको टच और कन्फाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने उसको बोल दिया ऑरली, उसको इंटीमेशन दे दिया कि आप यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये माना जाएगा कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा लिखा है अनलेस सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू कंट्री। ठीक है, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है कि वो वुमेन और पुलिस ऑफिसर भाग रही है, अब आपके बोलने पर वो भाग रही है, नहीं रुक रही हैं, तो फिर आपको तो उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो फिर ये प्रिजम्पशन काम नहीं करेगी। अगर सर्कमस्टेंसेस कॉन्ट्ररी इंडिकेट कर रही है तब तो करना ही पड़ेगा। तो ये इसको ऐसी परिस्थिति को छोड़ के अदरवाइज जो है ऑरल इंटीमेशन माना जाएगा, उसको टच और कन्फाइन की आवश्यकता नहीं है। तो और जो उसके आगे की बात कही गई है अनलेस द सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर्स और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ अ वुमेन फॉर मेकिंग अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि पुलिस ऑफिसर अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर है नहीं है तो आप उनकी बॉडी को टच नहीं कर सकते। ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर अपवादिक परिस्थितियाँ होती तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं सब में जो होता है लेडीज़ कांस्टेबल को रखा जाता है। लेडीज़ कांस्टेबल को रखने का मतलब यही होता है कि अगर कहीं पे वुमेन ऑफेंडर होता है तो उनको अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, फिर इसके सबसेक्शन 2 देखेंगे तो उसमें बोलता है कि यदि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है वो फोर्सिबली रिसिस्ट कर रहा है, ठीक है, अरेस्ट करने का, या फिर जो भी उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रिसिस्ट कर रहा है। रिसिस्ट मतलब होता है प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है,
तो क्या किया जाएगा, जो पुलिस ऑफिसर है, जो भी पर्सन है, जितने भी नेसेसरी मीन्स, यहाँ नेसेसरी मीन्स का मतलब याद रखिएगा, जो भी रीजनेबल नेसेसरी मीन्स होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग किया जाएगा। और नेसेसरी मीन्स मतलब बल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन इसकी भी सीमा होती है क्या, हाँ बिल्कुल जी, सीमा होती है। सब सेक्शन 3 जो है उसकी सीमा के बारे में बताएं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ, ठीक है। अगर आप जो है आपको बता दिया, ठीक है, आपको जो है अथॉरिटी दे दी गई है कि आप जो है बल का उपयोग कर सकते हैं, पर आप ऐसे बल का उपयोग मत करिएगा कि आप उसकी जान ही ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है, चोरी करके भाग रहा है, तो आप उस पर गोली नहीं चला सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, और उसको अरेस्ट करने के लिए आप गोली नहीं चला सकते कि आपने उसको जो है पीछे से गोली चला दी, उसके मतलब उसको गोली चला दिया, उसको मार दिया, ठीक है। तो आप उसके वैसे भी आपको पता होगा कि गोली चलाना भी अलाउ रहता है, तो पैर पे अलाउ रहता है, ठीक है, नहीं तो एनकाउंटर हो गया, है ना। तो आप किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप जितना उसने अपराध नहीं किया उससे ज़्यादा आप ही सजा दे दो, उसको मार दो, है ना। फिर आप चौथा नंबर क्या बोलता है, चौथा नंबर बोलता है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। पहले देख लीजिएगा, यहाँ 2 चीज़ की बात करेगा, अगर अपवादिक परिस्थितियाँ तो उसको छोड़कर, और अगर अपवादिक परिस्थितियाँ नहीं है तो छोड़कर। अगर अपवादिक परिस्थितियाँ नहीं है तो कोई भी वुमेन जो है वो अरेस्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात, ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अपवादिक परिस्थितियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो अरेस्ट की जा सकती है, लेकिन अरेस्ट किसके द्वारा की जाएगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा लेकिन वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें कारण मेंशन रहता है कि क्यों वो उस महिला को जो है इस टाइम पे जो है अरेस्ट करना आवश्यक होता है। इसके अलावा इसमें जेएमएफसी की परमिशन लगती है। जेएमएफसी कौन सा हो सकता है, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो अपराध हुआ है या फिर जहाँ पे अरेस्ट किया जाना हो सकता है, यहाँ पे उसने अपराध किया, अरेस्ट किसी और एरिया में करने, तो यहाँ के जेएमएफसी की भी परमिशन ली सकती है, या फिर जहाँ पे अरेस्ट किया जाना वहाँ के जेएमएफसी की भी परमिशन ली जा सकती है। तो पहली बात, यदि हम देखेंगे तो आपराधिक परिस्थितियों में ही जो है वुमेन पुलिस अफसर को जो है सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पश्चात जो है अरेस्ट किया जा सकता है। और वो आपराधिक परिस्थितियाँ भी होती है तो वुमेन पुलिस अफसर के द्वारा ही किया जा सकता है। वुमेन पुलिस अफसर जो है जेएमएफसी की परमिशन लेती है। जेएमएफसी कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो लोकल जुरिडिक्शन जहाँ पे उस लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ पे अपराध हुआ है वहाँ का भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे उसको अरेस्ट किया जाना है वहाँ का भी हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 46 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो धारा होती है हमारी सेक्शन 47 होती है, जिसमें लिखा है सर्च ऑफ अ प्लेस इंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को हमको अरेस्ट करना है, यदि वो किसी स्थान पे चला गया है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वो स्थान भी सर्च करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने देखेगा, जैसे भी कोई व्यक्ति भाग जाता है तो उसके घर देखा जाता है, उसके रिलेटिव के घर देखा जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल के घर छानबीन की जाती है कि हो सकता है वो व्यक्ति वहाँ आके रुका हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सर्च ऑफ अ प्लेस इंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। तो वो जो छानबीन है उसका अधिकार कौन देता है, सेक्शन 47 देती है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जो वारंट के अधीन काम कर रहा है या फिर पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो किसी प्लेस पे इंटर कर चुका है, तो वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा कि हमको सर्च करना है। और उसके डिमांड पे जो भी व्यक्ति वहाँ पे जो है रिसाइड कर रहा है या फिर उसका वहाँ पे इंचार्ज है, तो वो क्या करेगा, उसको फ्री इंग्रेस प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप देख लीजिए। और जितनी भी रीजनेबल फैसिलिटी है कि भाई ये ताला बंद है, इसको खोलिए, यहाँ पे ताला क्यों बंद है, चाबी लेके आइए, जितनी भी रीजनेबल फैसिलिटी वो सब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो था दूसरा, जैसे बताना कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये रूम है, ठीक है, सारी चीज़ें। दूसरा नंबर क्या होता है, अगर जो होता है इंग्रेस टू सच अ प्लेस कांट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन, अगर नहीं हुआ तो ये लॉफुल रहता है उन व्यक्तियों के लिए, ठीक है। लॉफुल रहता है कि वो जो इनर और आउटर डोर होते हैं या फिर विंडो होता है उसको तोड़ के आ सकते हैं, तो भैया अपना दरवाज़ा और खिड़की का नुकसान होने से बचाना है ना, तो आप चुपचाप उनको फ्री इंग्रेस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है भाई आपने कोई अपराध किया नहीं, आपने किसी अपराधी को नहीं छुपाया, तो फालतू में बहस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार रहता है कि वो ब्रेक ओपन है, वो आपका आउटर और इनर डोर, आपके दरवाजे, आपके घर का आउटर और इनर डोर जो है, जो विंडो है ना, घर का इनर और आउटर डोर और विंडो जो है उसे भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, शांति से दे दीजिए उनको। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आकर के तोड़ दिया, ठीक है, उनको अपने बारे में सब बताएंगे, वो नोटिफिकेशन देंगे अपनी अथॉरिटी का, वो पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, वो पर्पज है कि वो क्यों आना चाहते हैं आपके घर में, क्यों सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। डिमांड भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने किया, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आप उनको नहीं आने दे रहे हो तो कुल मिला के आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो। ये भी एक चीज़ होती है कि आप उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो अगर आप बाधा उत्पन्न करोगे तो उनके पास अथॉरिटी है कि आपके घर के जो है वो खिड़की और दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर आ सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो उनके लिए ऑथराइज रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपको सब बता दिया। तो भाई क्यों अपना घर का नुकसान करवाना, है ना उनको दे दीजिए, ठीक है। अब अगर देखते हैं प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो बोलता है कोई भी ऐसा प्लेस है, कोई भी अपार्टमेंट है, मतलब कोई ऐसा कमरा है जो कि जिसमें एक फीमेल है, ध्यान रखिएगा ये फीमेल वो नहीं है, ऑफेंडर नहीं होनी चाहिए फीमेल, ठीक है, फीमेल ऑफेंडर नहीं। और ऐसी फीमेल है जो एज अ जो है कस्टम के हिसाब से जो है पब्लिक में नहीं आती, डज नॉट अपीयर इन अ पब्लिक। इनको पर्दा नशीन लेडी कहा जाता है, मतलब जो पर्दे में ही रहती हैं,
पब्लिक में अपीयर नहीं होती है। तो यहाँ पे वो ऐसे इंटर नहीं कर सकते, उनको क्या किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, कि आपके पास अथॉरिटी, आप यहाँ पे विड्रॉ कर लीजिए, और प्रॉपर उनको रीजनेबल फैसिलिटी दी जाती है विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इसके पश्चात ही वो जो है उस रूम में एंटर करते हैं, मतलब एक महिला की गरिमा को बनाए रखने के लिए, ठीक है। उनके कस्टम जो भी है उसका सम्मान करते हुए जो है उनको जो है उनको प्रॉपर क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि हम ये रूम में आने वाले हैं, आपके पास ये दरवाज़ा खुला हुआ, आप यहाँ से जा सकती हैं, और प्रॉपर उनको ऐसा नहीं है, उनको लिबर्टी देते हुए उनको एक रीजनेबल फैसिलिटी भी देंगे ताकि वो वहाँ से चल जाए। इसके पश्चात वो दरवाज़ा तोड़ेंगे और अंदर आएंगे, ठीक है, जहाँ पे ऑफेंडर। फिर सबसेक्शन 3 क्या होता है, यहाँ पे बस ध्यान रखने योग्य बस इतनी बात है, जो फीमेल है वो ऑफेंडर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट होता है, मे break open or inner door or window of the house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making arrest, ठीक है, इस डिटेन। मतलब आप तो पहली बात तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए भी आप जो होता है सर्च कर रहे हो, सर्च करने से मना करिए तो भी उसके घर के आप इनर और आउटर डोर और विंडो आप तोड़कर उसमें इंटर कर सकते हो। तीसरा बोलता है इसके अलावा जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अरेस्ट करने आया, वही उसी को बाहर से बंद कर दिया गया, तो भी आप अपने आप को छुड़ाने के लिए भी आप खिड़की दरवाजे तोड़ सकते हैं घर के, है ना। और इसके अलावा जो है किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे आपके साथ कोई अन्य पुलिस साथी है ना, कोई अन्य व्यक्ति है जो ऑथराइज था, उसको भी बाहर से बंद करके चला गया था, उसको भी छुड़ाने के लिए आप उसके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 वजह होते हैं, एक तो अपराधियों को पकड़ने के लिए भी होता है, और अपने साथी को छुड़ाने के लिए, जो ऑथराइज है, जो लीगली लॉफुली एंटर किया था उस हाउस में, उसको छुड़ाने के लिए भी खिड़की के दरवाजे और घर के खिड़की और दरवाजे तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सर्च वाला प्लेस है, सर्च कर सकती है, सर्च करने से मना किया तो घर के खिड़की और दरवाजे भी तोड़ सकती है, ठीक है, ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, और अगर ऑफेंडर नहीं तो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए भी खिड़की दरवाजे तोड़ सकती है ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 48 क्या बोलते हैं, परस्यूट ऑफ द ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन। कुल मिला के बस इतना बोला जाता है कि अन्य अधिकारिताओं में भी अपराधियों का पीछा करना। तो ये पीछा कहाँ तक कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सच अ पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है, भारत में कहीं पे भी उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार करने के लिए वो प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में कहीं भी चले जाओ उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। 49 बताता है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, ठीक है, आपको कितना ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना है, कितना ज़्यादा आप रेस्ट्रेन करो, कितना ज़्यादा उसको रोकने के लिए क्या है। तो इसमें कुछ लिखा है कि द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट, बहुत ज़्यादा अवरोध नहीं करना है, उसको इतना ही अवरोध करना है ताकि वो जो है भागने से उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, उसको भागने से बचाने के लिए जितने बल का आवश्यक है, जितना अवरोध करना है केवल उतनी अवरोध करिए, बहुत ज़्यादा अवरोध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जैसे आपने हथकड़ी का भी केस देखा होगा, प्रेम शंकर जी का जो मामला होता है उसमें बताया गया था कि आपको हथकड़ी नहीं लगाना है। हथकड़ी का क्या होता है, आप हथकड़ी जब वो व्यक्ति भागने का कोई चांस नहीं है, आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो फिर आप हथकड़ी क्यों लगा रहे हो, कहीं ना कहीं वो सेक्शन 49 से ही संबंधित है, ठीक है, कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसको कोर्ट में लेके आ रहे हो, कोर्ट में उपस्थित कर रहे हो, उस कोर्ट के समक्ष लेके आ रहे हो, है ना, तो यहाँ पे हथकड़ी की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे हथकड़ी अब लगाना मना कर दिया गया, ठीक है। जो बेड़िया पहनते थे, बेड़िया आपने देखा होगा, सलमान खान की एक मूवी थी, है ना, तो उसमें क्या लिखा था, उसमें वो बेड़ियों से पहना हुआ था, है ना। तो ये जो बेड़िया है, तो बेड़िया अलाउ नहीं है, बेड़िया भी नहीं कर सकते, क्योंकि अननेसेसरी रेस्ट्रेंट है। भाई इतना क्या है कि हाथ पैर में गले में बेड़िया पहना के रखो, जानवर थोड़ी इंसान है वो, है ना। तो जितना रेस्ट्रेंट करने की आवश्यकता है आप उतना ही रेस्ट्रेंट करिए, उससे ज़्यादा रेस्ट्रेंट करने की आवश्यकता नहीं। अब जब सेक्शन 50 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स अरेस्टेड एंड ऑफ द राइट ऑफ द बेल। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है उसके जो है अधिकारों की बात की जा रही है, कि जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसको फुल पार्टिकुलर तुरंत जो होता है फोर्थ विद कम्युनिकेट किया जाएगा। विदाउट वारंट अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस बताए जाते हैं, किसके लिए वो अरेस्ट किया जा रहा है, और अदर ग्राउंड्स भी बताया जाता है। और जो दूसरा सब सेक्शन कहता है वो ये कहता है कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया गया, मतलब अदर देन अ पर्सन एक्यूज ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंस, अदर देन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर वो व्यक्ति जो है एक्यूज है, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म करेगा कि आप जो है एक काम करिए, आप जो है बेल पे आप रिलीज हो सकते हैं, आप सिक्योरिटी का अरेंज कर लीजिए। तो इस चीज़ को उसको इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उनको थोड़ी पता रहता है ना, ये तो वकील को पता होगा या लॉ की जो पढ़ाई कर रहा है उनको पता होगा। अब जो व्यक्ति अरेस्टेड हुआ है, अब वो लॉ की पढ़ाई हो सकता है ना, लॉ की पढ़ाई उसको थोड़ी पता होगी, तो उसको बताया कि भाई तुम बेलेबल ऑफेंस है, तुमने बेल का इंतजाम कर लो और सिक्योरिटी का अरेंज कर लो, तुम छूट जाओगे। तो इस चीज़ के बारे में उसको बताया जाएगा। फिर 50A आता है, 50A बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा नॉमिनेटेड टू अ पर्सन, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है उसके बारे में होता है, ठीक है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, उसका ऑब्लिगेशन है
ठीक है, क्या ऑब्लिगेशन है देखते हैं। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ठीक है, सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस कोड शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस। किस चीज़ के बारे में, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी पर्सन हो जो अरेस्ट कर रहा है, तुरंत उसको सूचना देगा। किस बारे में सूचना देगा, अरेस्ट के बारे में सूचना देगा और प्लेस के बारे में जहाँ उस एक्यूज अरेस्टेड पर्सन को रखा गया है। ठीक है, किसको देगा, फ्रेंड को देगा, रिलेटिव को देगा, या किसी भी पर्सन को जिसके बारे में वो अरेस्टेड पर्सन जो है जिसका नाम डिस्क्लोज किया है या नॉमिनेटेड किया है। ठीक है, तो पहला सबसेक्शन बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है वो बताता है कि हाँ मेरे इस फ्रेंड को, इस रिलेटिव को आप नंबर लगा दीजिए, उनको मेरे बारे में बता दीजिए, मेरे अरेस्ट के बारे में बता दीजिए, उसके साथ साथ प्लेस बता दीजिए कहाँ पे अरेस्ट करके मैं रखा गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन उस व्यक्ति को फ़ोन करेगा, उसके नियर रिलेटिव और फ्रेंड जिसका भी वो नंबर बताएगा, उसको बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारे इस भाई बंधु को जो है यहाँ अरेस्ट किया गया और यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो ये पहला सबसेक्शन बोलता है। लेकिन यहाँ पे भले फोर्थ विथ वर्ड से यूज़ किया गया है, लेकिन आप देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1। इस राइट का सबसेक्शन 1 में कब इन्फॉर्म करेगा, एज सून एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। जैसे ही उसको पुलिस स्टेशन में ला के रखा जाता है, मतलब हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, नहीं, जब उसको पुलिस स्टेशन में ला के रखा जाता है, मतलब प्लेस के बारे में तभी बताओगे ना जब उसको आप ला के रख लिए। तो जब उसको ला के यहाँ पे रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है ना, तब उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देने बात योग्य है कि फोर्थ विथ लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तीसरा क्या बोलता है, इसकी एंट्री की जाती है किस व्यक्ति को बताया गया है, इसकी एंट्री एक बुक में की जाती है। ये भी कभी कोई पूछता है कि वो बुक कैसी रहती है, क्या रहती है, किस फॉर्मेट में रहती है, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वैसी फॉर्मेट में रहती है ना। फिर चौथा लिखा जाता है, चौथा क्या होता है, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अरेस्टेड पर्सन को लाया जाता है ना, तो सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 का जो है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वो देखे कि भाई इसकी अरेस्ट के बारे में उसके रिलेटिव को बताया गया है कि नहीं बताया गया है ना, और इसकी एंट्री की गई है कि नहीं की गई है। तो ये चीज़ें जो होता है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, वो उसको चेक करता है। ठीक है, तो ये था हमारे सेक्शन 50A। ठीक, अब आगे नेक्स्ट होता है वो सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन है। ठीक है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसकी सर्च की जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है, व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ अ बेल और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर अ टेकिंग ऑफ अ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कांट फर्निश अ बेल। सबसेक्शन 1 जो है वारंट की बात की जाती है कि जब पुलिस ऑफिसर के माध्यम से किसी व्यक्ति को अंडर वारंट अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और वो बेल फर्निश नहीं कर पाता। ठीक, और आगे लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट एंड कांट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश अ बेल, या फिर विदाउट वारंट इसको अरेस्ट किया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वारंट कर देते हैं अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वो बेल फर्निश नहीं कर पाता। ठीक है, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, चाहे वो ऑफिसर करे चाहे प्राइवेट पर्सन करे, अगर प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी अरेस्ट किया जाता है ना, तो सर्च जो है पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। तो यहाँ पे कभी पूछते हैं कौन सर्च करता है, तो ध्यान रखिएगा पुलिस ऑफिसर ही सर्च करता है। द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड, उस पुलिस ऑफिसर को जिसको मेक ओवर कर दिया गया है वो अरेस्टेड पर्सन, वो व्यक्ति वो क्या करता है, उस अरेस्टेड पर्सन को सर्च करता है और क्या करेगा, जो भी आर्टिकल्स उसके बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कुछ गहने वगैरह हो गए है ना, गहने वगैरह आप बोलेंगे लड़के गहने, हाँ कुछ लोग जैसे कान में बाली वगैरह पहने रहते हैं, चैन हो गई, रिंग हो गई, वायलेट हो गया, आर्टिकल्स में सब कुछ आता है, वायलेट हो गया, चश्मा हो गया, ठीक है, तो ब्रेसलेट हो गया है ना, तो ये जितने भी उनके आर्टिकल्स होते हैं वो सबको क्या करेगा, सबको एक सेफ कस्टडी में ले लेगा। ठीक है, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल को छोड़ करके, है ना, जो भी उनके परिधान होते हैं, जो आवश्यक परिधान होते हैं उनको छोड़ करके जो भी उनमें आर्टिकल्स पाए जाते हैं उनको बना लेगा और उनको सब कस्टडी में ले लेगा, उसकी एक रिसिप्ट तैयार करेगा और उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है कि आपकी बॉडी से ये जो है ये पाया गया है और है ना, और इसको हमने रख लिया है। ठीक है, एक सेफ कस्टडी में रख लिया है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है कहता है ये क्यों किया जाता है, इसका जो उद्देश्य होता है ना, उसका उद्देश्य ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये व्यक्ति ना सुसाइड भी कर लेते हैं, जैसे रिंग हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसका क्या करा, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े रख दिए तो उस कपड़े का उन्होंने फंदा बना लिया और है ना सुसाइड कर लिया। तो कभी इन सब प्रोबेबिलिटी से बचाने के लिए, ताकि व्यक्ति अपनी जान ना ले ले या किसी अन्य व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की चोट ना पहुंचा दे, जैसे रिंग हो गया कुछ वैसा हो गया तो उसको नोकीला बना लिया है ना, और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा दी तो या अपने आप को चोट पहुंचा दी, तो उन सबसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये सारी आर्टिकल्स उनसे ले लिए जाते हैं, वैसे नेसेसरी वेयरिंग अपैरल को छोड़ के बाकी सब उनसे सेफ कस्टडी में लेकर कोई रिसिप्ट बनाकर उनको दे दिया जाता है। अब तीसरा आता है व्हेनेवर अननेसेसरी, दूसरा सबसेक्शन, अगर फीमेल को सर्च करना होता है तो पहली बात तो फीमेल को सर्च करना है तो अनदर फीमेल के द्वारा ही किया जाएगा और विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए उनका सर्च किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन क्या था 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब है सेक्शन 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। कुछ नहीं है, ऑफेंसिव वेपन्स जहाँ भी पाए जाते हैं तो पहली बात तो कोई भी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंसिव वेपन्स होता है, आक्रामक आयुध होता है, बंदूक हो गया है ना, तलवार वगैरह हो गया, तो जो भी कोर्ट और ऑफिसर होते हैं उनके समक्ष उसको जाके वो जमा कर देती है। ठीक है, अगर अरेस्टेड पर्सन से ये मिलता है ऑफेंसिव वेपन्स मिलता है तो उसको डिलीवर कर देती है कोर्ट में या फिर ऑफिसर के समक्ष। ठीक है,
फिर आपका सेक्शन 53 आता है जिसमें बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो अब यहीं से हम हेडिंग से ही बता देते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो ये हेडिंग से ही जान लीजिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो ये पुलिस ऑफिसर कौन होगा? एसआई होगा। एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पहले देख लीजिए एसआई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, है ना। इसकी सब इंस्पेक्टर की हिंदी क्या होती है? उप निरीक्षक होती है। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों जानना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ठीक है, सब इंस्पेक्टर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो आप पहले तो इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी अपराध के चार्ज में उसको अरेस्ट किया गया और ऐसा लगता है कि यदि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो वो अपराध के संबंध में किसी प्रकार के एविडेंस को डिस्क्लोज कर देगा, ठीक है। तो मेडिकल एविडेंस कैसे हो सकता है? जैसे मुझे ऐसा जहाँ तक मुझे ऐसा, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट पहुँची है ना, अब उसमें जो जो उसमें भी जो ब्लड पाया गया है, जो किसी को उसने मार और दिया, ठीक है। तो हो सकता है ऑफेंडर को भी कोई चोट पहुंची हो, तो जो विक्टिम की बॉडी में जो ब्लड था और ऑफेंडर का ब्लड अगर सेम हो जाता है तो हाँ ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये तो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि अगर दोनों का सेम है, दोनों को ब्लड ग्रुप सेम है, ठीक है, या यही व्यक्ति हो सकता है इसने अपराध किया हो, ठीक है। तो ये ऐसा चेक कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कहीं पे फिंगरप्रिंट किसी ग्लास में हो गया, कोई फिंगरप्रिंट पाया जा रहा है, ठीक है, और फिंगरप्रिंट मिला के चेक कर सकते हैं कि मतलब यही ऑफेंडर है। तो कुल मिला के मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी आवश्यक हो जाती है, तो यहाँ पे कर सकता हो। ध्यान रखिएगा इसमें फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है। सच है, फोर्स एज वे रीजनेबल नेसेसरी, रीजनेबल फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद जो होता है यदि फीमेल होता है तो वही चीज़ है, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही इनका किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन कई बार ये भी पूछता है एग्जाम में कि एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो होता है जो ब्लड हो गया है ना, ब्लड स्टेन्स हो गए, ठीक है, स्पेक्ट्रम स्वेट, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल क्लिपिंग, डीएनए, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट धारा जो होती है वो क्या होती है? 53A होती है, एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ द रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। हमेशा याद रखिएगा जो पर्सन एक्यूज ऑफ रेप होता है उसका सेक्शन 53A में बताया गया है। लेकिन अगर विक्टिम की बात की जाए, विक्टिम का एग्जामिनेशन, रेप के विक्टिम का एग्जामिनेशन कहाँ होता है? तो सेक्शन 164A होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो 164A जो है वो आपका 163A में जो होता है विक्टिम का होता है और 53A में किसका होता है? आपके एक्यूज पर्सन का होता है। तो दोनों धारा साथ में याद रखिएगा, ठीक है। 53A को कब ऐड किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो 53A को जो है 2005 में ऐड किया गया है, ठीक है। 53A जहाँ पे ए वाले होते हैं ना गाइस, उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि उसको कब ऐड किया गया है ना। तो 53A कब ऐड किया गया? 2005 में ऐड किया गया है। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो पहली बात तो आपको पता है कि वही चीज़ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर ये आरोप लगाया, ये चार्ज लगाया कि उसने रेप किया है या अटेम्प्ट टू रेप किया है और ऐसा लग रहा है कि उसके एग्जामिनेशन करने से हमें जो है उस ऑफेंस की कोई कड़ी मिल सकती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है, तो अगर ठीक है तो उसका क्या होगा? उसका एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन कहाँ होगा? तो एग्जामिनेशन जो होता है it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or local authority and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 km from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of the police officer not below the rank of the सब इंस्पेक्टर। ध्यान रखना यहाँ पे भी एसआई के रिक्वेस्ट पे ही किया जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एसआई के रिक्वेस्ट पे किया जाता है। एसआई के रिक्वेस्ट पे जो होता है या तो किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या फिर नहीं वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो 16 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत कोई भी अगर है मेडिकल प्रैक्टिशनर तो उसके माध्यम से उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। सेम चीज़ है, इसमें फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो क्या करेगा कि रिपोर्ट तैयार करेगा विदाउट डिले। उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेम और एड्रेस रहेगा एक्यूज पर्सन के द्वारा, एक्यूज पर्सन का नेम एड्रेस रहेगा और जो व्यक्ति उसको लेके आया उसका भी नेम एड्रेस रहेगा, उसका भी पता रहेगा दोनों लोगों का, एक्यूज का और जो पर्सन लेके आया दोनों का नेम एड्रेस रहेगा। उस एक्यूज की एज लिखी जाती है। या तो वैसे भाई आप रिपोर्ट देखेंगे जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं तो उसमें भी आपका एज नाम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है ना, तो एज होगा उसमें लिखी जाती है। मार्क्स ऑफ इंजरी वगैरह जो होता है उसमें एक्यूज पर्सन के ऊपर कोई मार्क्स वगैरह है तो उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। डीएनए प्रोफाइल लिया जाता है और अदर मटेरियल जो भी उनको आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है वो रीजन बताएगा तीसरे सबसेक्शन में, प्रिसाइजली रीजन बताएगा क्यों वो इस कंक्लूजन पे आ रहा है, ठीक है। और चौथा बताएगा कि जब कभी ध्यान रखिएगा, पता है ये क्यों लिखा गया, ये फिर मैं भी और आगे बताऊँगी। जैसे कि कमेंसमेंट और कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना, कि ये एग्जामिनेशन कब चालू किया गया था, कब ख़त्म किया गया था, टाइम पीरियड के बारे में भी जो है उसमें मेंशन किया रहता है, ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्ट जानकारी मिले, ठीक है, कि इनका एग्जामिनेशन कब किया गया, कितने ड्यूरेशन के अंतर्गत किया गया, किस डेट को किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है सबसेक्शन 5 होता है कि जो रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट बन के जो है किसको फॉरवर्ड की जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को की जाती है। ये भी पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को की जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देते हैं सेक्शन 173A के सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए में कर देते हैं, ठीक है।
तो इसको इंपॉर्टेंट है ये इसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स में क्या होता है, एक 16 किलोमीटर रेडियस होता है। SI नॉट बिलो द रैंक ऑफ द SI जो होता है ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आपका 5वां नंबर रहता है किसकी रिपोर्ट दी किसको जाती है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जाती है। ठीक, इसके बाद हम अगर देखेंगे तो सेक्शन 54 होता है जिसमें लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, अब जो होता है वो यही चीज़ होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसका जो है उसका क्या किया जाए, मेडिकल कराया जाता है। जो कोई भी पर्सन होता है उसको अरेस्ट करते हैं, उसका मेडिकल कराया जाता है। क्यों मेडिकल कराया जाता है, ये चेक करने के लिए कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसको कहीं टॉर्चर तो नहीं किया गया है। ठीक है, क्या होता है पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा पहले कहती मारती पीटती थी, है ना, तो उस व्यक्ति को पुलिस के मारपीट से बचाने के लिए, टॉर्चर से बचाने के लिए अब उसका मेडिकल कराया जाता है कि जैसे एग्जामिन होगा मेडिकल कराया जाएगा, है ना। तो अब हालांकि पुलिस पे बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है, ठीक है, लेकिन पुलिस के टॉर्चर से बचाने के लिए यहाँ पे एक्यूज पर्सन के अधिकारों को बचाते हुए या एक्यूज पर्सन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ताकि हो सकता है कई बार इनोसेंट पर्सन आते हैं और इनोसेंट पर्सन क्या करते हैं, इनोसेंट पर्सन फंस जाते हैं, है ना, कभी कभी झूठे अपराधों में, तो उनको उन सब मारपीट से, टॉर्चर से, जैसे 3rd डिग्री बोला जाता है फिल्मों की भाषा में, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, तुरंत मेडिकल कराया जाता है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि हो सकता है जब अरेस्ट किया गया था तब कोई चोट नहीं थी, लेकिन इसकी चोट अभी इसकी चोट आई है, तो फिर ये संकेत करता है ना कि पुलिस ऑफिसर ने मारपीट की है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अरेस्ट के बाद तुरंत उसका क्या कराया जाता है, मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने का उद्देश्य यही होता है कि उसको जो है टॉर्चर ना किया जाए। ठीक है, और यदि फीमेल है तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में कराया जाएगा। ठीक है, उसका जो भी एग्जामिनेशन है उनका। अगर आप सबसेक्शन 2 देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है उस रिपोर्ट तैयार की जाएगी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और उस रिपोर्ट में रहेगा क्या, वायलेंस के जो भी इंजरी और मार्क्स ऑफ वायलेंस रहेगा, ये यही शो करता है कि अगर एक्यूज हो सकता है अरेस्टेड पर्सन में कोई भी मार्क्स नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको मेडिकल कराया गया तो पता चला कि उसमें जो था ये मार्क्स आया, और उसमें टाइम भी बताया जाएगा, अप्रोक्सीमेट टाइम भी बताया जाएगा कि वो इंजरी और मार्क्स कब उसको इन्फ्लिक्ट हुए, वो सभी 2 घंटे पहले हुई है। इसका मतलब क्या है, अरेस्टेड मतलब पुलिस ऑफिसर ने उनको पीटा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बताई जाती है। तो ये उसका उद्देश्य है कि अरेस्टेड पर्सन के अधिकारों का वायलेशन ना हो, उनकी सुरक्षा इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, व्हेन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सब्सिक्वेंट द कॉपी ऑफ द, ये ध्यान रखना इसकी जो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट किसको मिलती है, अरेस्टेड पर्सन को मिलती है, या फिर जो भी पर्सन नॉमिनेटेड होता है उसको मिलती है। यहाँ पे इसका उद्देश्य यही होता है, अरेस्टेड पर्सन को मिलेगी, ताकि अगर उसको मारपीट किया गया है तो वो व्यक्ति, उसके फैमिली वाले जो है कोर्ट में जाके बोल सकें कि देखिए साहब हमारे जो जिनको अरेस्ट किया गया है इनके साथ इतनी मारपीट की जा रही है, इतनी हिंसा की जा रही है, जबकि उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, इसलिए अरेस्टेड पर्सन और जो पर्सन नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, मतलब फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड जो भी हो गए उनको दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेक्शन 54 होता है जो कि आपका क्या है, अभी प्रवर्तन में यही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, 54, है ना। तो ये था हमारा सेक्शन 54 जहाँ पे क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है अरेस्टेड पर्सन का सून, जैसे ही अरेस्ट किया जाता है, सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। अब सेक्शन 54A आता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड होता है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिटेल में सेक्शन 9 जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की डील करती है, और यहाँ पे भी बताया गया है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, जब भी जब ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से जो है किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराया जाना जरूरी है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो क्या करता है, कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट करता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन कराना है, और कोर्ट जो होती है उस व्यक्ति को जो है डायरेक्ट करती है किसी अन्य व्यक्ति से आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए आप उपस्थित हो जाओ, है ना। इसके अलावा जो होता है यहाँ पे 2 प्रोवाइजो लिखा हुआ है। जो पहला प्रोवाइजो लिखा रहता है कि जो व्यक्ति आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, यदि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन की जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है कि अगर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो किसके सुपरविजन में पूरी प्रोसीडिंग होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होती है। ठीक है, और प्रोवाइडेड फॉर द टिफ ऑफ पर्सन, और ये पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वीडियोग्राफ्ट होती है। ठीक है, तो अगर 54A में देखेंगे तो कुछ नहीं है 54A में, बस ये होता है कि ऑफिसर इंचार्ज होता है रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि हमें इस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। कोर्ट बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, पहचान है, शिनाख्ती परेड है। मतलब जैसे किसी विटनेस ने बोला ना, देखिए आप उसको दूसरी भाषा में ऐसे समझिए कि कोई विटनेस बोलता है कि हमने इस व्यक्ति को देखा है, हम इसका नाम नहीं जानते लेकिन हमने देखा है, और यदि आप हमारे सामने उपस्थित कर देंगे तो हम उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो उस व्यक्ति को यदि जो भी सस्पेक्ट होता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करती है, उसको 4-5 लोगों को खड़े कर देती है, बताओ इसमें से कौन है। ठीक है, तो वो पहचान करता है कि इसमें ये है। तो ये वाली बात की जा रही है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से जरूरी है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर देगी, ठीक है आप उसको पहचान के लिए वहाँ पे आपको उपस्थित कर दीजिए। और यदि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को पहचान करना फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड होता है ना, तो वो क्या करती है फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे रहेगा या फिर है ना कि देखेगा सारी प्रोसीडिंग, और जितनी भी प्रोसीडिंग होती है सब वीडियोग्राफ होती है ताकि कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है 54A है। नेक्स्ट चलते हैं,
55 क्या बोलती है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इसमें यहाँ इसको इन शॉर्ट आप बस इतना समझ लीजिए कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो क्या करती है, अपने जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनको क्या करती है, इन रिटर्न में जो है ऑथराइज़ करती है वारंट, कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें सेक्शन 41 के तहत जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती थी वो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको ऑथराइज़ कर देगी। लेकिन ऑथराइज़ कब करती है, ऑथराइज़ तब करती है जब उसका प्रेजेंस जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि ऑप्शन इंचार्ज जो है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद उपस्थित है तो वो खुद ही कर लेगा, है ना। तो फिर वारंट इन रिटर्न में ऑर्डर करने की जो भी डिप्यूटिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, उसको डिप्यूट करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर ऐसा है जहाँ पे वो उपस्थित नहीं हो सकते, तो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को इन रिटर्न वो डिप्यूट करते हैं कि आप जाइए इस व्यक्ति को अरेस्ट करिए। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जाता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उसको सब्सटेंस बताता है अपनी अथॉरिटी का, ठीक है, उस ऑर्डर का, ठीक है, कि उसको ये ऑर्डर दिया गया है। और अगर वो बोलते नहीं आप शो करिए तो उसको शो भी कर देगा वो ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 55A आता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जिसके भी कस्टडी के अंतर्गत है भाई एक्यूज पर्सन, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का, कि कहीं सुसाइड ना कर ले वो व्यक्ति, कहीं उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, 56 और 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप 57 पढ़ते, 56 क्या बोलता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, दोनों को साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट तो विदाउट अननेसेसरी डिले उसे जो है मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज के समझ लेके आना होता है। ये तो 56 कहती है, लेकिन 57 बोलती है कि जो पुलिस व्यक्ति है जिसको लेके आया जाता है वो कितने घंटे रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पुलिस ऑफिसर सेल डिटेन इन अ कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज नेसेसरी एंड सच अ पीरियड शैल नॉट इन एब्सेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, जैसे बोलता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होता है किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में डिटेन करके नहीं रख सकती है जितना आवश्यक है, और आवश्यक कितना है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। वो आपको लोग को भी पता होगा, कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, जब तक उसके स्पेशल ऑर्डर 167 में उसको अलाउ नहीं करता। 167 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो कस्टडी दे देती है, जो कि मैक्सिमम जो है आपकी 15 दिन की कस्टडी रहती है। तो यदि उसने मजिस्ट्रेट के माध्यम से अगर कस्टडी दे दी गई है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 24 घंटे के ज़्यादा ये जो है नहीं रखेंगे। उस 24 घंटे में भी जो है जो जर्नी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हो सकता है व्यक्ति को जो होता है दूसरे स्टेट में जाकर अरेस्ट करना पड़ सके, तो यहाँ से अब उस व्यक्ति वहाँ से लाते हो चले 48 घंटे का रास्ता ही हो, तब तो 24 घंटे चले गए, फिर तो छोड़ना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो जर्नी का टाइम है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दूर जिसमें 48 घंटे का रास्ता है या फिर 34 घंटे का रास्ता ही है, उसको वहाँ से यहाँ लाने में टाइम लग रहा है। तो जो जर्नी का टाइम है ना, जहाँ उसको अरेस्ट किया गया था और यहाँ पे लाने का जो समय है उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटा दिया गया है। तो क्या आपको क्या लग रहा है 24 घंटे में ही करना है? नहीं, 24 घंटे से पहले भी पुलिस ऑफिसर्स को कर सकते हैं आप। जैसे यहीं पास का एरिया है जिसमें 4-5 घंटे का एरिया, वहाँ पर उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उसको ला के और अपना मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वगैरह तैयार करके और 7 घंटे के अंदर ही दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 घंटा मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, उसको याद रखिएगा। इसके बाद 58 आता है पुलिस टू रिपोर्ट द एप्रीहेंशन। तो पुलिस टू रिपोर्ट द एप्रीहेंशन, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं ना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होता है, ऑफिसर इंचार्ज टीआई जो होता है वो बताता है, किसको, डीएम को बताता है, और अगर डीएम ऑथराइज करता है तो एसडीएम को बताता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है डीएम होता है, डीएम होता है, ठीक है, डीएम एसडीएम दोनों होते हैं। तो वैसे तो डीएम होता है और जब ऑथराइज करता है तब एसडीएम होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर डीएम और एसडीएम दोनों होता है तो हमें दोनों लगाना चाहिए, डीएम और एसडीएम दोनों होते हैं। ठीक है, तो उनको ऑफिसर इंचार्ज बताएगा कि जिन व्यक्ति को अरेस्ट विदाउट वारंट किया तो उनके बारे में बताएगा सारी चीज़ें, चाहे उनको बेल मिली हो या ना मिली हो, तो वो इन्फॉर्म करता है। ठीक है, जब 59 आता है डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस व्यक्ति को जो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है वो 3 कंडीशन में ही डिस्चार्ज हो सकता है, या तो बॉन्ड के माध्यम से, या तो बेल के माध्यम से, या तो स्पेशल ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट है, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट से होगा नहीं, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट से होगा, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आता है धारा 60। धारा 60 क्या बोलती है, धारा 60 बोलती है पर्सन ऑन स्केप टू परस्यू एंड डिटेक। ठीक है, तो इसमें लिखा है यदि कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी से वो जो है उसको बचा लिया जाता है, ठीक है, या वो क्या हो जाता है, मतलब विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है या फिर उसको छुड़ा लिया जाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसके अभिरक्षा से निकल भागा है ना, छुड़ाया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और वो भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है सेक्शन 47 वो अप्लाई होता है। सेक्शन 47 पता क्या होता है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कहीं किसी प्लेस में इंटर कर दिया है ना, तो वहाँ इंटर में उनसे डिमांड कर सकता है कि आप चले जाइए, है ना, आप उसको हमको फ्री इंग्रेस प्रोवाइड करिए। फ्री इंग्रेस प्रोवाइड नहीं करते तो उनके घर के खिड़की और दरवाजे भी तोड़ के अंदर घुस सकते हैं। तो ये सारी उनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, भले ही वो जो है ऐसे पुलिस ऑफिसर ना हो जिनको अरेस्ट करने की अथॉरिटी हो, या फिर ऐसे पर्सन ना हो जो कि अंडर वारंट काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो कुल मिला के ऐसा कर सकते हैं कि किसी की पुलिस कस्टडी से अगर कोई व्यक्ति जो था भागा है तो उसको अरेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो है उसका पीछा कर सकती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी कर सकते हैं और उसको अरेस्ट भी कहीं भी कर सकती है। 47 का प्रोसीजर को भी फॉलो कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा 60 ये आता है कि जो अरेस्ट होगा, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो अरेस्ट होगा इसी के प्रोविजन के हिसाब से होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा अरेस्ट का चैप्टर, जो कि कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि अरेस्ट से संबंधित किस चैप्टर में दिया। तो चैप्टर 5 था अपना, जो कि सेक्शन 41 से चालू था और सेक्शन 60A तक गया हुआ था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 6 है, जो कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस है, ठीक है। इसे भी हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। तो आज का हमारा यही पूरा चैप्टर 5 था, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।